कलर बदलता है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं, किसी वायर में जब करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसको सबसे पहले ऑस्टेड साहब ने बताया था, लेकिन उन्होंने उस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को नहीं बता सका था। तो उनके वैल्यू को पढ़ने के लिए, बताने के लिए हम लोग अभी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो ऑस्टेड ने जिस समय 1820 ईस्वी में ये स्टेटमेंट दिया कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण उत्पन्न होता है, उसी समय फ्रांस के साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट बायट और सेवार्ट, दोनों ने सुना और दोनों ने मिलकर इसको खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। ऑस्टेड साहब ने तो नहीं बता सका कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, किस नियम के आधार पर होगा। उन्होंने नियम दे दिया। लेकिन बायट और सेवार्ट ने लंबे चालक तार के छोटे छोटे टुकड़े से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोशिश किया और उन्होंने देखा कि प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक समान तैयार होता है, एक समान प्राप्त होता है। और उसी के लिए उन्होंने नियम बना दिया, कुछ फार्मूला बनाया जिसका नाम हुआ बायट सेवार्ट लॉ। उसी को हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। और इसी पॉइंट पर पूरा समझिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 7 नंबर तक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। आप लोग एकदम कंफर्म रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए और आपको सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायट सेवार्ट लॉ क्या है? तो पहले आपने सुन लिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से हुआ। ये दोनों साइंटिस्ट कहाँ के थे? फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। दोनों ने, बायट और सेवार्ट ने मिलकर काम किया था। इसलिए नियम का जो बना उसका नाम रहा बायट सेवार्ट लॉ। ये दो अलग अलग इंसान हैं, दोनों ने मिलके बनाया है बायट सेवार्ट लॉ। चलिए हम लोग देखते हैं बायट सेवार्ट लॉ के बारे में। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया है? धारावाही चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा के लिए व्यंजक दिया है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल current
element. Small current element. Electric current is a scalar quantity, but small current element is a vector quantity. आइए इस बात को गौर से सुनेंगे। किसी भी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। भले हम लोग बोलते हैं करंट में डायरेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन वो करंट अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन स्मॉल करंट एलिमेंट, इस पूरे वायर का एक छोटा छोटा टुकड़ा ले लेंगे। इस छोटे से टुकड़े में जो करंट होगा, इसमें यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो स्मॉल करंट एलिमेंट होगा, वो सब स्केलर क्वांटिटी होगा, सॉरी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि स्मॉल करंट एलिमेंट का हम लोग चर्चा करेंगे बार बार। स्मॉल करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होगा, और उस स्मॉल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? जिस पॉइंट पर हम लोग स्मॉल करंट एलिमेंट ले रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं वायर को, उस छोटे टुकड़े में जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन दिखाएंगे, स्मॉल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन दिखाएंगे अलोंग टेंजेंट। उस पॉइंट पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दो, इधर हो जाएगा। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच दो, इस पर स्पर्श रेखा खींच दो, इस पर स्पर्श रेखा खींच दो। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में ही स्मॉल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा। एक बात, पहला बात यहाँ पर, इसी स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पूरे वायर का लेंथ एल है, उस एल लेंथ को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, इसका लेंथ हो जाएगा डीएल। उसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग टेंजेंट हो जाएगा। प्रत्येक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट हम लोग कहेंगे। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर ये बातें जो बाइट सेवर्ट लॉ हमको मिला 1820 में आया था, 1820 ईस्वी में हमको मिला था। पहले 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए उन्होंने फार्मूला दिया, उसी को हम लोग कहेंगे बाइट सेवर्ट लॉ। तो चलिए वो क्या दिया है हम लोग को बताते हैं। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेकंड में लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। रेडी, तैयार हैं? फास्टली करेंगे जल्दी से। चलिए रेडी हो गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो लॉ क्या कहा था, सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक तार है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसो चालक तार बना लिए। ये चालक तार मेरे पास ए बी है, इस ए बी में हम लोग करंट फ्लो करा दिए, इलेक्ट्रिक करंट आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिए।
पूरे वायर का लेंथ एल है, उस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेंगे, छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोगों ने यहाँ कट कर लिया, ये स्मॉल एलिमेंट हो गया, इसका नाम आप सी डी दे दीजिए। पूरे वायर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया सी डी, उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा अलोंग टेंजेंट बोला था, इसके मिड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए इस दिशा में, इसमें करंट एलिमेंट का होगा। इस स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है, लंबाई है, लेंथ को हम लोग डीएल से डिनोट करेंगे और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर डीएल कह देंगे उसको इस तरह से, उसका डायरेक्शन इधर हो गया। स्मॉल करंट एलिमेंट का नाम हो गया फिगर में सी डी, उसका लेंथ हो गया डीएल, ऐसे लिखेंगे। मतलब हम लोग छोटे, बहुत लंबा तार है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, एक टुकड़ा का लेंथ क्या कहेंगे, डीएल कहेंगे। कब? जब पूरे वायर का लेंथ एल मानेंगे, तब उसका छोटा टुकड़ा का लेंथ मानेंगे डीएल। उस डीएल से कुछ दूरी पर एक पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट हमारा पी है। इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से हम लोग ले लेंगे आर, आर डिस्टेंस पर हमारा ये पॉइंट पी है, ऐसा हम लोग सोच लेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल लिखेंगे, डीबी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डीबी। सर डीबी क्यों दिए सर? मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर के कारण जब निकलेगा तो बी, और उसका स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे तो डीबी, स्मॉल स्पॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वेक्टर डीबी। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसी के लिए हम लोग फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो सर स्मॉल करंट एलिमेंट और ये जो डीबी है, इसके बीच कुछ एंगल बनता है सर, और इस एंगल को हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे? थीटा से कर देते हैं। अब स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट की ओर, पॉइंट पी की ओर यूनिट वेक्टर मान लेंगे आर कैप। यूनिट वेक्टर क्या मान लेंगे? आर कैप मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी की ओर जो डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर होगा, उस डायरेक्शन में सिंबल क्या चुना मैंने? आर कैप। पूरे लेंथ को क्या माना मैंने? पी। इस स्मॉल एलिमेंट का सेंटर पॉइंट को मान लीजिए आप ओ, सेंटर कुछ मान लीजिए, सेंटर पॉइंट को मान लिया मैंने ओ। तो पॉइंट ओ से पी का डिस्टेंस क्या मान लिया? आर, और ओ से पी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या माना? आर कैप माना। इतना चीज मान लिया मैंने, तब बार्ट और सेवार्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ स्टेटमेंट दिया। उसी स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक मैथमेटिकल फार्मूला मिलेगा, उसी फार्मूला को हम लोग कहेंगे बायट सेवार्ट लॉ। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कर क्या क्या दिया स्टेटमेंट, उसको आइए सुनते हैं। बाय एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट बार्ट और सेवार्ट ने पाया, क्या पाया? पहला नंबर में आप देखिए क्या पाया, उसको लिखते जाते हैं हम लोग, गौर से सुनते जाएंगे। यहां पर देखेंगे बाबू लोग, स्मॉल एलिमेंट के पोजीशन को आप चेंज करोगे तो क्या बदल जाने का चांस है? आप देखोगे गौर से, आपका आर बदल जाएगा, आपका थीटा बदल जाएगा। या सुनो जल्दी बोलिए। अब इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो करंट के वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो और स्मॉल करंट एलिमेंट का लेंथ जो है, सॉरी, ये स्मॉल एलिमेंट जो है सी डी, उसका लेंथ हमने डीएल माना है, वह डीएल भी वेरिएबल होगा। तो कहा यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड में पर जो है वो चार बातों पर डिपेंड करता है। एक एक करके सुनते जाइएगा। सबसे पहले कहा ये डीबी जो है स्मॉल एलिमेंट पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा, और एंगल पर डिपेंड करेगा, और ये डिस्टेंस जो पॉइंट ओ से पी का डिस्टेंस है आर पर डिपेंड करेगा। ये चार चीज पर डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डीबी ड्यू टू
small current element is directly proportional to the length वेक्टर dl। मतलब यहां पर हो गया धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ वेक्टर डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। वेक्टर डी बी का जो मैग्नीट्यूड है डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल। जल्दी लिख लीजिए। तेजी से चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर लंबा लंबा गप हो जाएगा, इसी फिगर को देखकर लिखेंगे। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ, सिर्फ आप लोग सुन लीजिएगा। बाकी नोट्स मटेरियल में लिखा होगा, इतना लंबा लंबा लिखेंगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है। इसको बोल देंगे सेंटेंस में, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, मतलब ये लाइन क्या कहा, ये लाइन कहा आपको कि सर इस स्मॉल एलिमेंट के लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ भी मान भी बढ़ते जाएगा। लेंथ को जितना छोटा करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी छोटा होता जाएगा। ये बात उन्होंने कहा, पहला स्टेटमेंट। फिर उन्होंने देखा दूसरा स्टेटमेंट, ध्यान देंगे। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने कहा डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। उस चालक तार में जो करंट फ्लो करा रहे हैं उस करंट के समानुपाती मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान करंट के समानुपाती होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मीन्स करंट का वैल्यू वायर में बढ़ाते जाइएगा और मैग्नेटिक फील्ड का मान भी बढ़ते जाएगा। करंट मान लो 5 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड कुल हुआ करंट 10 एम्पियर, करंट 15 एम्पियर, करंट 20 एम्पियर, तो बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वही मान उन्होंने देखा बढ़ते जाता है। तो उन्होंने लिखा डी बी प्रोपोर्शनल टू आई। फिर तीसरा बात उन्होंने कहा, गौर से देखेंगे, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल के बारे में बोला है। फिगर को देखिए जल्दी से, फिगर पे बात करेंगे हम लोग। फिगर में देखा कि ये जो कोण है थीटा, थीटा का साइन लिया गया। तो थीटा का साइन के अनुसार देखा, साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता था। उन्होंने सभी पर एक्सपेरिमेंट किया, साइन थीटा भी लिया, कॉस थीटा भी लिया, टेन थीटा भी लिया। तो देखा कि सब में कोई निश्चित नियम नहीं बन रहा है, लेकिन साइन थीटा के साथ उनका निश्चित नियम बना कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते गया तो उन्होंने देखा कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान भी बढ़ते जा रहा था। और यदि साइन थीटा का मान डबल हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड का भी मान डबल हो रहा था। तब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा यस, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा का मान बदलते क्या, साइन का मान बदलते क्या, साइन का मान डबल, सबल का मान ट्रिपल होते जाए तो डीबी का मान भी बदलते जाएगा। लेकिन गौर से देखेंगे यहाँ पर तीसरा उन्होंने क्या कहा, चौथा बात उन्होंने क्या कहा। तो चौथा बात में उन्होंने क्या कहा उसको देखेंगे गौर से। उन्होंने कहा कि सर वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला उन्होंने, फिगर को देखते हैं हम लोग एक बार। ये जो डिस्टेंस था पॉइंट पी का डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाते गया तो देखा मैग्नेटिक फील्ड घटने लगा। लेकिन डायरेक्ट जो घटा, ऐसा नहीं कि यदि डिस्टेंस को दुगुना किए तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो गया, ऐसा नहीं। उन्होंने देखा कि नहीं, डिस्टेंस का वर्ग को अनुसार वो चेंज हो रहा था, डिस्टेंस के अनुसार नहीं, डिस्टेंस के वर्ग के अनुसार। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के अनुसार बदल रहा था। तो उन्होंने क्या देखा
कि डी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डी बी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या कहेंगे डी बी समानुपाती 1/r² होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये बातें हुआ, पहला बात भी इसी जगह लिख देते हैं, एक ही जगह रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। बात उस पार में तो यहाँ समझाने में दिक्कत होगा। पहला बात उन्होंने का क्या था, डीबी समानुपाती डीएल। अब इस सबको एक साथ जब उन्होंने डीएल के बारे में बात कर रहा था तो उन्होंने आई को, थीटा को, आर को कांस्टेंट रखा था। ये बात तभी सही होगा जब देखा उन्होंने आई, थीटा एंड आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तब ये बात सही हुआ था। फिर उन्होंने देखा जब आई के बारे में देखा तो डीएल कोमा थीटा आर कांस्टेंट है, तब उन्होंने ये देखा। थीटा के बारे में जब एक्सपेरिमेंट किया, आई, डीएल और आर को कांस्टेंट रखा, तब ये बात सही हुआ। और जब आर के बारे में एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा आई, डीएल और थीटा ये सब क्या था, कांस्टेंट था उनका। लेकिन जब सबको उन्होंने एक साथ चेंज किया, थीटा भी चेंज किया, आर भी चेंज किया, करंट भी चेंज किया, डीएल भी चेंज करके एक साथ देखा, तो देखा क्या, इस तरह से तब एक साथ करेंगे, जब सभी चीजें एक साथ बदलेंगे तो उन्हें डीबी आई डी एल साइन थीटा बाय r², ये चीजें उनको यहां मिला। डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय r²। अब इस प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां पर डीबी समानुपाती चिन्ह को इक्वल में बदलेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा इनटू आई डी एल साइन थीटा बाय r² हुआ। अब इस के बारे में समझना है हम लोगों को, ये के क्या था यहाँ पर। तो देखा गया है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय r²। ये म्यू नॉट अपॉन 4 क्या है, इस पर हम लोग चलेंगे, जहां पर के स्थान पर उसको लिखा गया म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट है, इसको ढंग से समझिएगा, अच्छा से लिखिएगा इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा बाय r²। ये हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं, पेज चेंज करके जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। म्यू नॉट के बारे में थोड़ा डिस्कस होगा, इसको हम लोग गहराई से समझेंगे। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में सुना था परावैद्युतता, परमिटिविटी, इंग्लिश वर्ड सुना था आपने। यहाँ पर उसी के जैसा ये भी एक शब्द है जिसको हम लोग समझेंगे, ध्यान देंगे गौर से। हो गया, चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप चेंज करते हैं। तो डीबी जैसे तुम्हारा यहां पर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय r²। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए, और जब लिखिए वहां पर वेयर म्यू नॉट क्या है,
तो म्यू नॉट आपका है निर्वात का चुंबकशीलता पर permeability ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इसका वैल्यू होता है, का न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं, इसके यूनिट पर हम लोग फोकस करेंगे। अभी यहाँ पर यूनिट में लिख देता हूँ सिर्फ, और आगे चलकर हम लोग उसके यूनिट पर डिस्कस करके यहाँ पर यूनिट को समझेंगे, लिखेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब कहा कि सर ये म्यू नॉट जो है चुंबकशीलता जो है परमिएबिलिटी शब्द जो है वह डिपेंड करता है कहाँ पर, मीडियम पर। यहाँ पर आपको जो दिखाया गया था फिगर में, गौर से देखिएगा, यहाँ से स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी के बीच जो गैप है उस गैप में कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, निर्वात हो, ऐसा मानकर हम लोग चलें, फ्री स्पेस हो, तब वहां पर चुंबकशीलता का सिंबल है म्यू नॉट। लेकिन यदि उसके बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाए, चाहे मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मीडियम आ जाए, तो वहां पर चुंबकशीलता का मान बदल जाएगा, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, स्मॉल एलिमेंट ऑफ करेंट धारा अल्पांश तथा पॉइंट के बीच, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वही पॉइंट है, के बीच के माध्यम मीडियम पर चुंबकशीलता परमिएबिलिटी, इंग्लिश वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, परमिएबिलिटी चुंबकशीलता का मान निर्भर करता है। इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब मीडियम बदलेगा, म्यू का मान बदलेगा, मतलब टू इंटू म्यू आर से आपको याद रखना, यहाँ पर विभिन्न माध्यम के लिए चुंबकशीलता लिखना हो तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू आर हो गया आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया, अलग अलग माध्यम के लिए म्यू आर बदलेगा, तो नेचुरली म्यू नॉट तुम्हारा कांस्टेंट हो गया 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, और म्यू आर का मान बदलते जाएगा, म्यू का मान भी बदलते जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिएगा गौर से, स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा वो आपने देख चुका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इतना। अभी सिर्फ इससे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना हुआ। बहुत लंबा चालक तार है, उस लंबे चालक तार के छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा उसके लिए आपको फॉर्मूला मिल चुका, लेकिन इसी फॉर्मूला से हमें डायरेक्शन भी बताना है। तो चलिए आइए इसको डायरेक्शन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे अब विचार करते हैं। हम लोग रफ में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना गौर से, यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, सारे बच्चों को याद होना चाहिए, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब वेक्टर ए के स्थान पर हम लोग वेक्टर डी एल ले लें और बी के स्थान पर आर कैप ले लें। फिगर में आपको आर कैप जल्दी दिखा देते हैं, देरी नहीं करना है।
आर कैप। ये आर कैप जो है हम लोग कहेंगे वेक्टर ओपी की दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप है। आर कैप का दिशा निश्चित है, मतलब स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट की ओर जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप है। उसी आर कैप को वहां लिया गया है। उस आर कैप को जब लिया गया यहाँ पर ए के जगह डीएल, बी के जगह आर कैप, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर सर डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा इंटू एन कैप। वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर आर कैप इक्वल टू डीएल साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ध्यान देंगे गौर से। फाइनली हमारा जवाब हो गया वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप इक्वल टू डीएल साइन थीटा इंटू एन कैप। जब कभी अचानक आपके सामने अभी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने एक टर्म आएगा डीएल साइन थीटा एन कैप, आपके सामने आएगा। जैसे वो टर्म आएगा उसको वहां से रिमूव करेंगे और उसके स्थान पर लिखेंगे वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप। राइट, याद रखिएगा, इसको यूज करेंगे तो हड़बड़ाना नहीं है। अब चले आइए यहाँ पर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा ध्यान से हटा रहा हूं यहाँ पर आपका। यदि आपको मैं कहूं यदि मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डीबी के दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप हो, तो प्यारे बच्चों वेक्टर डीबी बराबर मैं लिख सकता हूं, वेक्टर डीबी में लिख सकता हूं डीबी इंटू एन कैप। जैसे सिंपली मैं आपको याद दिला दूं, क्या समझना चाहिए, वह फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है, उसको वेक्टर बनाना हो तो हम लोग किससे गुना करेंगे, एन कैप से गुना करेंगे तो वह वेक्टर बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर मैंने वही काम किया। यहाँ पर वेक्टर डीबी मतलब डीबी के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये वेक्टर डीबी बन गया। मतलब ये लाइन हमको सिखा रहा है कि एन कैप के बारे में जो डायरेक्शन हम लोग सोचेंगे, इस एन कैप के बारे में जो डायरेक्शन सोचेंगे वही डायरेक्शन आपका डीबी के वो होगा। यदि एन कैप हमारा पूरब की ओर दिखा दे तो डीबी भी हमारा पूरब की ओर होगा। एन कैप यदि प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी भी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे तुरंत जल्दी से, वेक्टर डीबी बराबर, तो डीबी का मान आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये तुम्हारा डीबी का वैल्यू हो गया यहाँ पर, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एन कैप से मल्टीप्लाई करना है, तब ये वेक्टर डीबी हो गया आपका। अब जरा सा गौर से देखिएगा, एक पल जब मैं बैक गियर लगाता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ डीएल साइन थीटा एन कैप यदि आ गया तो उसके स्थान पर मैंने क्या कहा, वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप लिखना है। तो मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, गौर करके देखेंगे तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा वेक्टर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप। अब पाई तो तुम्हारा है तो है, आर स्क्वायर तो है। तो फाइनली अब प्यारे बच्चों आपको कहेगा कोई बात आदमी मैग्नेटिक फील्ड के स्मॉल करंट एलिमेंट के बारे में, स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपका जवाब होगा वेक्टर डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। यही आपको लिखना होगा। अब यहां पर जरा सा और एक बात बताता हूं मैं, एक कंसेप्ट है दुनिया में कि किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। तो यदि मैं वेक्टर आर में उसी के परिमाण से भाग करूं तो आर कैप लिखूं तो कोई दिक्कत है?
किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो यूनिट वेक्टर आर कैप सिंबल है, ये मैं लिख सकता हूं। स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी के बीच का लेंथ जो है वो आर है, तो आर के टर्म में यूनिट वेक्टर को लिखना है, तो वेक्टर आर बाय आर इक्वल टू आर कैप लिखेंगे। हम इस टर्म का उपयोग यहाँ करना चाहेंगे, करेंगे, आप लोग उसको 100% फॉलो करोगे। अब देखेंगे आपके बीच जो प्रॉब्लम आने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर डी बी के मैग्नीट्यूड को मैंने देख लिया था पिछले पेज में। यहाँ पर वो ऐसा टर्म आया जो मैग्नीट्यूड भी बताएगा एंड डायरेक्शन भी बताएगा, दोनों चीज बताता है ये। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करेंट एलिमेंट, स्मॉल करेंट एलिमेंट। तो धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों को ये लाइन बताता है। अब यहाँ देखेंगे बाबू लोग, वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप, ये जो टर्म आपके बीच है, इसी के अनुसार हमारा मैग्नेटिक फील्ड का दिशा पता चलेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किस नियम से पता चलता है? राइट हैंडेड स्क्रू रूल। किस नियम से पता चलता है? राइट हैंडेड स्क्रू रूल के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है। यहाँ पर आइए गौर से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डी बी का दिशा राइट हैंडेड स्क्रू रूल के अनुसार प्राप्त होता है। ये क्या है इसको समझेंगे गौर से। यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन पूछा जाए तो ए क्रॉस बी लेने में देखना जाता है कि हाथ आपका क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यदि हाथ क्लॉकवाइज घूमेगा तो कल्पना करो किसी भी सतह में हाथ ऐसे रखकर क्लॉकवाइज हाथ को घुमाएंगे, पेच तल के लंबवत अंदर जाएगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर निकलेगा। तो वही है राइट हैंडेड स्क्रू रूल, इसी चीज को बताता है। तो चलिए आइए जल्दी से मैं चित्र में चलाता हूं और बताना चाहूंगा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले उसका डायरेक्शन किधर होगा, आपको बताना है। तो पुनः मैं फिगर में जाता हूं। फिगर में जाने के बाद आइए फिगर को देखिए गौर से। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट था वेक्टर डी एल क्रॉस आर कैप, यही चीज है। इसको गौर से आप बोर्ड को देखिए, आर कैप किधर है, डीएल किधर है। तो डीएल का दिशा हमारा ये है सर, तो डीएल का दिशा ये है और आर कैप का दिशा ये है, ओ से पी की ओर है। तो डीएल क्रॉस आर कैप लेना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान देना यहाँ पर गंभीर से। डीएल क्रॉस आर कैप मतलब डीएल को रोटेट करेंगे आर कैप की ओर, डीएल को रोटेट करेंगे आर कैप की ओर, तो रोटेशन का ऑर्डर हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। हमारे हाथ क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवार्ड। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड हो जाएगा, इनवार्ड हो जाएगा। और फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल को इनवार्ड और आउटवार्ड दर्शाने के लिए, इनवार्ड दर्शाने के लिए क्रॉस का चिन्ह देंगे। जहां जहां इनवार्ड दर्शाना है मैग्नेटिक फील्ड को वहां क्रॉस चिन्ह रहेगा, और जहां आउटवार्ड दर्शाना है वहां डॉट का चिन्ह देंगे। आउटवार्ड को दर्शाने के लिए डॉट सिंबल बता देगा आउटवार्ड है, क्रॉस सिंबल जहां जहां मिलेगा समझ जाएंगे इनवार्ड है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपको वेक्टर डी बी मैंने बोला उस फार्मूले से निकलेगा, बाइट सेवार्ट लॉ के फार्मूला से निकलेगा, और उसका दिशा किधर होगा? यहाँ पर यदि मेरा डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल क्रॉस आर कैप क्लॉकवाइज हो जाए तो इनवार्ड बोलेंगे, और यदि वो एंटी क्लॉक हो जाता आउटवार्ड बोलते। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो फिगर है उसमें कैसा दिख रहा है आपको?
इनवर्ड होगा। क्या होगा? इनवर्ड होगा। तो देखा आपने मैग्नेटिक फील्ड को निकालने में वेक्टर का कंसेप्ट यूज हुआ, और इस कंसेप्ट में थोड़ी भी कमजोरी होने पर पूरा मैग्नेटिक चैप्टर चौपट हो जाने को है। तो चलिए आइए फिर मैं आपको फाइनल एक फिगर बनाता हूँ, और तब आपको फाइनल करेंगे कि आप डायरेक्शन के बारे में कंफर्म हो सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, दो गौर से दो फिगर में लेता हूँ। यहाँ पर स्मॉल करंट एलिमेंट में ले रहा हूँ। करंट मैंने इधर से फ्लो किया सर, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्मॉल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस दिशा में हो जाएगा सर। और यदि मैं पॉइंट आपका यहाँ पर कोई पॉइंट चुन लेता हूँ पी, तो इसको मिलाने वाला लाइन ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आर कैप होगा, और इधर होगा वेक्टर डीएल का दिशा होगा। और यहाँ पर ये जो एंगल होगा थीटा होगा, तो डीएल क्रॉस आर कैप, वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप आपका क्लॉक वाइज हो गया, क्लॉक वाइज हो गया। यहाँ पर कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो आपका दिखाना है आपको, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाना है, इस तरह से क्रॉस का साइन देके दिखाना है। और ये बताएगा इनवर्ड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यदि आप यहाँ पर देखोगे, आपका बातें चेंज कर रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा, सर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा दीजिए, इधर ऐसे करंट फ्लो हो जाए। तो स्मॉल करंट एलिमेंट यदि मैं किस जगह मान लिया जाए, यहीं पर मान लीजिए सर, यहाँ पर स्मॉल करंट एलिमेंट मान लें, तो उसका डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा, वेक्टर डीएल का डायरेक्शन ये हुआ। पॉइंट आप यहाँ चुनिए पी, इस डायरेक्शन में आर कैप हो जाएगा, एंगल हमारा ये थीटा होगा। तो इस बार यदि कहा जाए डीएल क्रॉस आर कैप, तो डीएल क्रॉस आर कैप जो होगा, हमारा हाथ घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा, तो डीएल क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाओगे आप, डॉट साइन दोगे। कैसा दोगे? डॉट साइन। ये वेक्टर डी भी बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड हुआ वेक्टर डी भी, लेकिन यहाँ क्रॉस साइन दिया इनवर्ड को दर्शाने के लिए। और यहाँ पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। क्या होगा? ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों फिगर से एक साथ बताया गया, या क्लियर रूप से डीएल क्रॉस आर कैप ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर हो रहा था क्लॉकवाइज हो रहा था, तो इन एंटी क्लॉक हो रहा था, तो आउटवर्ड हो गया। ओके, चलिए आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।